बुढ़ापा क्या है? क्या हमारे लिए इसे नियंत्रित कर पाना संभव है? हम और कितना कर सकते हैं? ये बड़े सवाल हैं। ये हमें उन जवाबों तक ले जाएंगे जो पूरी मानवता को नई जानकारियां दे सकते हैं। बुढ़ापा एक हॉट टॉपिक बन गया है। हम अभी उस जगह हैं जहां हम भविष्य के लिए रणनीति बना सकते हैं। इंजेक्शन, स्टिमुलेशन के तरीके, व्यक्तिगत कार्यक्रम, दवाएं, हम एक जबरदस्त बदलाव के बीच हैं जो ज्यादा सेहतमंद बुढ़ापे की संभावनाएं खोलेगा। कुछ तो यकीनन हो रहा है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बड़े मुनाफे के मौके दिखा रहे हैं। यहाँ भरपूर अवसर हैं, समझे? अभी हम बहुत होड़ देख रहे हैं। एक बार इसके नतीजे उम्र बढ़ाने में कारगर साबित होने लगे तो ये वायरल हो जाएगा। Muy posiblemente la persona 150 की उम्र तक पहुंचने वाला पहला इंसान शायद पैदा भी हो चुका है। इसकी बहुत संभावना है। Eso es muy probable. मैं अभी 15 साल की हूँ। मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगी? मुझे लगता है मैं एक भरी पूरी स्वस्थ जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो जितनी उम्र तक मैं एक स्वस्थ जिंदगी जी सकती हूँ, मैं तब तक ही जीना चाहती हूँ। मैं जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी उठती हूँ क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसलिए मैं ये करती हूँ। अपने सोने की दिनचर्या को एक जैसा रखना सेहत के लिए अच्छा है। मेरे लिए रोज 5 बजे जगना आसान है क्योंकि ये अच्छा वक्त होता है। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि मेरे रूटीन में निरंतरता बनी रहे, क्योंकि आपके शरीर की अंदरूनी घड़ी के लिए वाकई अहम है। नीना खेरा 12 साल की थी जब लंबी जिंदगी से जुड़े शोधों में उनकी दिलचस्पी जगी। अब वो ऐसी दिलचस्पी रखने वाले टीनेजरों के बीच उभरते सितारों में से हैं। नीना ऐसी पीढ़ी से हैं जो बढ़ती उम्र को अलग नजरिए से देखती है, जो बुढ़ापे को खत्म होते देखना चाहती है। जब वो स्कूल में नहीं होती हैं, तो नीना इस मुद्दे पर दुनिया भर में सम्मेलन आयोजित करवाती हैं। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया है। ये ग्रुप बुढ़ापे का रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सुराग खोजता है। हमारे प्रोटीन में से कोई शायद बुढ़ापे की प्रक्रिया में किसी तरह से शामिल है, इसलिए हम पता कर सकते हैं कि वो प्रोटीन किस मात्रा में इस प्रक्रिया के भीतर शामिल है और अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही हम उस प्रक्रिया में शामिल कोई नया प्रोटीन नहीं ढूंढ पा रहे हों। हाँ, मुझे लगता है कि हम यकीनन ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये मापना फायदेमंद होगा। मेरे दादाजी को एक तरह का डिमेंशिया था। ये एक बड़ी समस्या थी और मैं इस बारे में कुछ करना चाहती हूँ। 65 साल की उम्र के बाद 6 में से 1 महिला और 10 में से 1 पुरुष को डिमेंशिया होता है। अगर सोचा जाए तो ये एक बड़ी संख्या है ना? ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें पहले अवश्यम भावी माना जाता था। इसलिए हमने सोचा कि शायद हमारे पास दर्द कम करने की दवाएं होंगी या शायद किसी विशेष प्रकार की बीमारी को होने से रोकने की। लेकिन बीमारियों के मूल कारण पता लगाने और उससे निपटने को लेकर कभी नहीं। हर प्रजाति के जीवों की अपनी एक अनुमानित उम्र होती है। चूहे का जीवन काल 5 साल से कम होता है। बोहेड वेल में ये 211 साल है। मनुष्यों में ये 122 है। हर प्रजाति के पास एक समय होता है जो एक तरह से उसके हिस्से आया है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? प्रकृति में मौत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन क्या हम मनुष्य इस जैविक आयु सीमा को आगे बढ़ा सकते हैं? हालिया दौर में इंसान की औसत उम्र लगातार बढ़ती गई है।
प्राचीन रोम में ये सिर्फ 25 साल थी। मध्य युग में ये केवल 35 थी। अब हम औसतन 70 साल जीते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तरक्की और जीने की स्थितियों में हुए सुधारों की मदद से हम लंबा जी रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं? और क्या हम सच में ऐसा चाहेंगे? Das ewige Leben wünschen sich natürlich बहुत से लोग हमेशा के लिए जीना चाहते हैं और सोचते हैं कि क्या हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पलट सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। ändern kann. In der Geschichte findest du इतिहास हमें हिंसा, मौत और मरने के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसमें पुनर्जन्म और जीवन की भी बातें हैं। ये एक बेहद लोकप्रिय विषय है। अमरता एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म नहीं होगा। ist unsterblich. जर्मनी में एक प्रसिद्ध पेंटिंग है द फाउंटेन ऑफ यूथ। इस पेंटिंग में आप बूढ़े पुरुषों और खास तौर पर महिलाओं को अपने कपड़े उतारकर फाउंटेन ऑफ यूथ में उतरते हुए और उसमें तैरकर दूसरी तरफ से युवा और स्वस्थ होकर निकलते देखते हैं। और फिर वो तंबू में जाकर बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बेहद शानदार खाना खा रहे हैं, ढेर सारी वाइन के साथ। बुढ़ापे को पलटकर फिर जवान हो जाना इंसान की सदियों पुरानी ख्वाहिश रही है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ बायोमेडिकल रिसर्च में एक रूपक बन गया है। ये अब केवल स्वस्थ आहार खाने और संतुलित जीवन शैली तक सीमित नहीं है। हम और गंभीर समाधान चाहते हैं। हम दवाएं ले सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं। कई तरीके हैं जिनसे हम लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे। लोग सोचते थे कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहीं बाहर है जिसमें कूदकर मैं जवान हो सकता हूँ। इसने अब ऐसे फाउंटेन की शक्ल ले ली है जो मेरे भीतर डाला जाता है, मुझ में भरा जाता है। हम फाउंटेन ऑफ यूथ खोजने के मामले में पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। लेकिन क्या हो अगर उम्र बढ़ना एक तरह का प्रोग्राम हो, ऐसा प्रोग्राम जिसे हम हैक कर सकते हों? इंसान को फिर से प्रोग्राम कैसे किया जाए, इसके शुरुआती संकेत हमें मध्य अमेरिका के एक ठिकाने पर ले जाते हैं। मैं 1972 से कोस्टा रिका में रह रही हूँ और मुझे इससे प्यार हो गया है। निकोया प्रायद्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बुढ़ापे में भी बेहद स्वस्थ रहते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। मेरे मन में हमेशा ये बात आती रहती है। मैं इसके बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ क्योंकि ये असल में रहस्यमय है और उन्हें खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों है। आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, ये जैसा है वैसा ही है। लेकिन हम फिर भी बेहद उत्सुक हैं और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। आना गेल ग्लैन इस इलाके के कुछ 100 साल के हो चुके लोगों का ध्यान रखती हैं। कोस्टा रिका के निकोया प्रायद्वीप के लोग न केवल लंबे समय तक जीवित रहते हैं बल्कि ज्यादा वक्त तक स्वस्थ भी रहते हैं। क्या हाल है? आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। नेरी सोकोरो 91 साल की हैं। यहाँ के लोग अक्सर 90 से ज्यादा और कई तो 100 से ज्यादा साल तक जीते हैं। ये वो जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें आपने इलाज के लिए इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। दुनिया भर में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि लंबा और स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। आपकी क्या सलाह है? लंबी आयु के लिए स्वस्थ आहार लें और शांतिपूर्ण तनाव मुक्त जीवन जिए। अंडे, ढेर सारे विटामिन, चीज। जब कोई इंसान बहुत सारा चीज खाता है तो उसका हृदय स्वस्थ रहता है। La persona que come mucho queso no padece del corazón.
ये इलाका मुख्य भूमि से बहुत दूर था। ये एक प्रायद्वीप है। ये अब भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी सड़कें खराब थीं। संचार व्यवस्था मौजूद नहीं थी। लोग जो बोते थे और जो उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था, उसी से जिंदगी चलती थी। यहाँ कोई फार्मेसी तक नहीं थी। कितनी अच्छी खुशबू है। ये जड़ी बूटी बुखार और बाकी कई चीजों का इलाज करती है। निकोया में लोग औसत से ज्यादा उम्र तक जीते हैं। इस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया था। फिर कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक को कुछ असामान्य डेटा मिले। मैं शुरू में पेशे से एक अर्थशास्त्री था, लेकिन दरअसल ये मुझे अपने लिए सही क्षेत्र कभी नहीं लगा। आखिरकार मुझे जनसांख्यिकी में वो बात लगी। ये ज्यादा सटीक है, स्पष्ट नियम है, ये काला और सफेद है। संयोग से हमने पाया कि इस इलाके का मृत्यु दर देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम था। शुरू में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैंने एक सम्मेलन में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए तो इसे बहुत संदेह की नजरों से देखा गया कि क्या सच में ऐसा है। लेकिन दर्शकों में से एक व्यक्ति ने बाद में मुझसे संपर्क किया और कहा, ऐसा इसलिए है कि ये एक ब्लू जोन है। और तब मुझे एहसास हुआ कि निकोया यकीनन एक खास जगह थी। धरती पर अब तक 5 तथाकथित ब्लू जोन की पहचान हुई है। ये ऐसी जगहें हैं जहां की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक जीवित रहता है। निकोया में पुरुषों की जीवन अवधि दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ का एक 80 साल का पुरुष अपने समकालीनों से औसतन 8.2 साल अधिक जीवित रहता है। लेकिन क्यों? क्या निकोया में फल से भरपूर आहार इसका कारण है या धार्मिक आस्था? कोई वास्तविक डेटा नहीं था। सवाल ये है कि क्या ये आनुवंशिक है या फिर जीवन शैली की वजह से है। कोस्टा रिका में लोग कहते हैं पूरा विदा, पूरा विदा। हमने ये देखने के लिए एक शोध किया कि जब लोग निकोया छोड़ते हैं तो क्या होता है, और जब देश के दूसरे हिस्सों से लोग निकोया जाते हैं तो क्या होता है। हमें पता चला कि इनमें से कोई भी उतनी लंबी उम्र तक जीवित नहीं रह पाता जितना कि यहीं जन्म लेकर अपना पूरा जीवन बिताने वाले रहते हैं। ब्लू जोन में उम्र बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती मालूम होती है। पर्यावरण और जीवन शैली का मानव शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कैसे और क्या ये हमें उम्र बढ़ने के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा? मैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ, एक बायोकेमिस्ट। मेरी बीमारियों की उत्पत्ति को समझने में दिलचस्पी है। ज्यादातर बीमारियाँ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं, इसलिए मुझे ये समझने में दिलचस्पी है कि मॉलिक्यूलर स्तर पर उम्र क्यों बढ़ती है। मैं कैंसर और उम्र बढ़ने की उत्पत्ति को समझने में अपना जीवन समर्पित करना चाहती थी। मुझे लगा कि टेलोमियर्स इसका भेद खोल सकता है। मानव शरीर में लगभग 3.7 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। कुछ जल्दी मर जाती हैं, कुछ वर्षों तक जीवित रहती हैं। पुरानी कोशिकाओं के बदले लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं अपने प्रतिरूप बनाती हैं। कोशिका विभाजन से पहले कोशिका के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के प्रतिरूप बनते हैं।
वे जिस डीएनए डबल हेलिक्स से बने हैं वो खुला होता है और स्ट्रैंड में बटा होता है। प्रत्येक स्ट्रैंड फिर एक नए वाले के लिए सांचा बन जाती है। क्रोमोसोम्स के सिरे, जिनमें खास तौर पर प्रतिकृति बनने के दौरान गलतियों की संभावना होती है, वो नॉन कोडिंग डीएनए के अनुक्रम टेलोमियर्स द्वारा संरक्षित होते हैं। लेकिन प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ सुरक्षा की ये व्यवस्था छोटी होती जाती है। ये क्या है? जोश। मैं जोश महसूस कर रही हूँ। वो क्या है? एक जूता? ओ, टेलोमियर्स। मान लीजिए कि ये फीता हमारा क्रोमोसोम है, तो जूते के फीते का ये हिस्सा डीएनए है, जहाँ आनुवंशिक जानकारियाँ होती हैं, और ये छोटा प्लास्टिक वाला हिस्सा जो इस फीते की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टेलोमियर्स होगा। तो हमारे क्रोमोसोम्स की रक्षा और डीएनए की रक्षा के लिए टेलोमियर्स बहुत जरूरी हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं। ऐसा इसलिए कि शरीर को हुए हर नुकसान के बाद कोशिकाओं को उसकी भरपाई के लिए खुद का विस्तार करना पड़ता है, और ये टेलोमियर्स कोशिका विभाजन, कोशिकाओं की प्रतिकृतियों का बनना कम करता जाता है। तो आखिर में टेलोमियर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि हमारे पास कोई टेलोमियर्स नहीं बचता। तो अब हमारा डीएनए असुरक्षित है, और यही बढ़ती उम्र और बीमारियों का कारण बनता है, और अंत में हमें मौत की ओर ले जाता है। कोशिका विभाजन और टेलोमियर्स के घटने की दर हमारी जीवन शैली से प्रभावित हो सकती है। धूम्रपान, तनाव, पर्यावरण प्रदूषक और खराब पोषण सभी नकारात्मक कारक हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम कोस्टा रिका में इस तरह के प्रयोग नहीं कर सके, इसलिए हमने अपने नमूने बाहर भेजे। जब इसके परिणाम आए तो महसूस हुआ कि हमने कुछ पाया है। निकोया के लोगों के लंबे टेलोमियर्स होते हैं, देश के बाकी हिस्सों के लोगों की तुलना में काफी लंबे टेलोमियर्स। मारिया प्लास्को जैसे वैज्ञानिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए टेलोमियर्स को कृत्रिम रूप से लंबा करने के तरीके तलाश रही हैं, लेकिन इसमें जोखिम है। खतरा ये है कि कैंसर विकसित हो सकता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं अमर होती हैं। यहाँ हम बड़ी संवेदनशील स्थिति में हैं। क्या हम कोशिकाओं के तय खात्मे में बाधा पहुँचाकर कैंसर का जोखिम लें, या हम चीजों को उनके प्राकृतिक तरीकों पर छोड़ दें और कोशिकाओं को उनकी तय प्रक्रिया के मुताबिक समाप्त होने दें? तब इसका उस तरह से फैलाव नहीं होता, और हम स्वीकार लेते हैं कि हमारी आयु की अवधि 120 से 125 साल है। लेकिन यकीनन हम इसका जवाब जानते हैं। इंसान अपनी क्षमता जांचना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या वो सच में 150 या 300 सालों तक जीवित रह सकता है। हम कितनी दूर जा सकते हैं? प्रकृति के मूल तरीकों में विज्ञान को कितना हस्तक्षेप करना चाहिए? हमें अनिवार्य रूप से इन वर्तमान जैविक सीमाओं को स्वीकारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक प्रजाति के रूप में यही करते हैं। हम समस्या हल करने वालों में से हैं। हम हाथ पर हाथ धरकर बारिश में भीगते नहीं रह सकते, इसलिए हम मकान बनाते हैं। इसलिए किसी मोड़ पर आकर हम सामान्य जैविक सीमाओं को पार करने की कोशिश कर सकते हैं और स्वास्थ्य की सामान्य अवधारणाओं से परे अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जब आप बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं तो आप आखिरकार इस सवाल पर आते हैं कि कोशिकाओं की मरम्मत कैसे होती है। इस प्रक्रिया को अभी भी ठीक से नहीं समझा जा सका है। कोशिकाएं धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनकी उम्र बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक पहुंचकर उनमें परिवर्तन आता है। वे अपना काम बदलते हैं, वे बूढ़े हो जाते हैं। मैं कहूँगी वो ज़ॉम्बी है, क्योंकि वे जीवित और मृत के बीच कहीं हैं। दोनों में से कोई एक नहीं, लेकिन साथ ही वो हानिकारक भी हैं। कमजोर कोशिकाएं एक अलार्म संकेत देती हैं।
जिससे शरीर की अन्य कोशिकाओं को पता चलता है कि वहाँ क्षति हुई है और वे जाकर मरम्मत करती हैं। समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, ये मरम्मत करने वाली कोशिकाएं भी बूढ़ी होती जाती हैं, इसलिए वे मरम्मत नहीं करती हैं और हम इन अलार्म बजाने वाली कोशिकाओं को जमा करते जाते हैं। इस घटना को इन्फ्लेमेजिंग कहते हैं। बूढ़े लोगों में इसके संकेत अधिक हो जाते हैं, जो ठीक ना हो सकी अपनी ही बूढ़ी कोशिकाओं के कारण होते हैं। हम बूढ़ी कोशिकाओं से जुड़े रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कमजोरियों को समझने की और नई कोशिकाओं को मारे बिना उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शुरुआती प्रयोगों में मैनुअल सेरानो और उनकी टीम ये सिद्ध कर पाई कि चूहे अपने बूढ़े या ज़ॉम्बी कोशिकाओं को समाप्त कर दिए जाने के बाद लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन ये चिर युवा रहने की गारंटी नहीं देता। ये दोधारी तलवार है। बूढ़ी कोशिकाएं भी बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे घाव भरने में। यदि आपको कोई घाव है और आपके पास बूढ़ी कोशिकाएं नहीं हैं, तो घाव कभी नहीं भरेगा। तो अगर किसी उपचार के जरिए हम सभी पुरानी कोशिकाओं को हटा देते हैं, तो अचानक इसके भयानक दुष्प्रभाव दिखेंगे। इसका मतलब है कि हमें और अधिक शोध की जरूरत है। लंबी उम्र का रहस्य पता लगाने के दो ही नजरिए हैं, टेलोमियर्स और ज़ॉम्बी कोशिकाओं पर शोध। और ये तय है कि जो भी ये रहस्य जान लेगा वो काफी अमीर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बुढ़ा दिख रहा हूँ। तो आप सबने देखा हमने क्या किया। हमने $255 मिलियन जुटाने की घोषणा की है। यह हमारी इंडस्ट्री में अब तक जुटाया गया सबसे बड़ा फंड है। हांगकांग में अनुमानित जीवन काल धरती पर सबसे अधिक है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि दौलत आपके दीर्घायु होने पर असर डालती है और यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। इन इलाकों में लोक हित का काम तेजी से हो रहा है। चीन की मुख्य भूमि पर जो लोग केवल 35 साल पहले तक किसान थे, आज अरबपति हैं और लोग लंबी उम्र की चाहत रखते हैं। एक बायोटेक कंपनी के सीईओ के रूप में मैं बहुत से लोगों के साथ मिलकर काम करने और जितना ज्यादा मुमकिन हो सके उतने प्रोजेक्ट में योगदान देने की कोशिश करता हूं। लाइफ क्लिनिक एक कमाल की अवधारणा है, जहां इसके संस्थापक ने स्टारबक्स अवधारणा को निरोधक चिकित्सकीय देखभाल के जरिए पाटने का फैसला किया है। आप सभी प्रकार के पोषक तत्वों का एक कॉकटेल चुनते हैं, जो जूस पीने के दौरान आराम से आपके खून में डाल दिया जाता है। वो आईवी ड्रिप और अन्य कई प्रकार की पेशकश करते हैं। मैं उनमें से कुछ की गारंटी नहीं ले सकता। हांगकांग में अनुमानित उम्र बढ़ाने के लिए तैयार ड्रग्स पहले से ही बेहद महंगे हैं। संदिग्ध चमत्कारी ड्रग्स और आईवी ड्रिप आसानी से उपलब्ध हैं। ये क्षेत्र दुनिया भर से बायोटेक कंपनियों को भी आकर्षित कर रहा है। धनी निवेशकों के पैसों ने बड़े स्तर पर स्टार्टअप शुरू होने का माहौल बना दिया है। दीर्घायु होने को लेकर किया जा रहा शोध हांगकांग का नया .com बूम बन गया है। एक नई बात यह है कि शोध अब बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्टअप के तौर तरीकों के साथ किया जा रहा है। इसमें काफी पूंजी लगाई जा रही है। हम निवेश कर रहे हैं, हम इसमें खूब सारा पैसा लगा रहे हैं, तो इसका कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। ये एक अचूक आर्थिक मॉडल है, ये हमेशा काम करता है। ये एक बाजार है, बहुत बड़ा बाजार। ये नई कंपनियां चाहती हैं कि बीमारियों का इलाज हो और वहीं पर खूब सारा पैसा है। मैं खुद पर प्रयोग करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारा डेटा है। दुनिया में जिन लोगों पर सबसे ज्यादा शोध हुए हैं, मैं उनमें से एक हूं।
और मैं इस समय अपने प्रदर्शन को और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैंने अतीत में रैपामाइसिन लिया है। इसे आमतौर पर मेटफॉर्मिन की तरह ही दीर्घायु करने वाली एक जादुई दवा के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये मेटफॉर्मिन से ज्यादा असरदार होता है। इसके साइड इफेक्ट भी हैं। हो सकता है कि आपको म्यूकोसाइटिस या ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़े, इसलिए हमने इसे बहुत नियंत्रित तरीके से खुद पर आजमाने का फैसला किया। कोई साइड इफेक्ट? बिल्कुल नहीं, 0 साइड इफेक्ट। जब मैं होटल में एक्सरसाइज कर रहा था तो मुझे मांसपेशियों में इजाफा महसूस हुआ। एकदम बढ़िया। ठीक है, हाँ मैं ही हूँ। ये है रैपामाइसिन। ओह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंपाई, चीयर्स आपके लंबे जीवन के लिए। रैपामाइसिन, मेटफॉर्मिन, NAD बूस्टर, क्या इनमें से कोई भी पदार्थ वास्तव में सहायक है? उनके असर का परीक्षण कैसे किया जा सकता है? अपनी टीनेज में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रहने के समय से मेरी दिलचस्पी एंटी एजिंग में थी। मेरे दोस्तों का एक समूह था जो विज्ञान में बहुत रुचि रखता था, और एक दिन हमें एहसास हुआ कि हमारी पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जीवन को लंबा करना है। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे थे। मुझे कहना होगा कि ये एक तरह का पागलपन था। हम भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे। साथ ही हम अंतरिक्ष यात्रा करना चाहते थे। और अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सोचते ही आपको एहसास होता है कि आपको यात्रा करने के लिए दशकों या सदियों की आवश्यकता होगी, और इसलिए हमें लगा कि अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सोचने से पहले अपने जीवन काल को बढ़ाने से जुड़ी समस्या को हल करने की जरूरत है। एक दिन इत्तेफाक से, क्योंकि मैं दरअसल किसी की मदद कर रहा था, मैंने इस मेथिलेशन डेटा का विश्लेषण किया। मैंने तुरंत पहचान लिया कि एपिजेनेटिक्स या मेथिलेशन वास्तव में वो डेटा स्रोत है जिसमें बुढ़ापे से जुड़े जबरदस्त संकेत हैं। वो उन जीन्स के समूहों को खोजने में सक्षम था जिनकी मेथिलेशन अवस्था आपको बता सकती थी कि आप किसी खास समय में कितने साल के थे। इसके बारे में कमाल की बात यह है कि ये आपके फर्टिलाइज्ड अंड कोशिका के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर मरने के दिन तक काम करता है। मानव शरीर में 200 से अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हालांकि उन सभी में एक ही DNA होता है, लेकिन एक तंत्र है जो कोशिकाओं को बताता है कि कैसी कोशिका है, मसलन त्वचा कोशिका या यकृत कोशिका। एपिजेनेटिक्स में DNA में मौजूद जानकारी होती है जिसके परिणाम स्वरूप जीन चालू या बंद होते हैं। शायद सबसे प्रचलित प्रकार का एपिजेनेटिक परिवर्तन मेथिलेशन है, DNA स्ट्रैंड पर मैथल समूहों का जुड़ना या कम होना। ये परिवर्तन हमारे जीवन भर होते रहते हैं। DNA में 4 अक्षर होते हैं, A, C, T, G। मेथिलेशन कभी-कभी C अक्षर से जुड़ जाता है और इसमें बदलाव करता है, एक उमलाउट की तरह। DNA के कौन से हिस्से पर मेथिलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर बारीकी से नजर रखकर हम उम्र बढ़ने को माप सकते हैं। मेथिलेशन को जमा होने वाले जंग जैसा समझ सकते हैं। जंग की मात्रा को मापकर हम उम्र का पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक रेत घड़ी है तो समय बीतने की प्रक्रिया तल पर जमा रेत की मात्रा से मापी जाती है। हालांकि DNA मॉलिक्यूल्स में 28 मिलियन अलग अलग रेत घड़ियां होती हैं, क्योंकि हमारे DNA में 28 मिलियन C अक्षर हैं। तो 28 मिलियन रेत घड़ियों का औसत मापकर हम बहुत सटीक तरीके से उम्र माप लेते हैं।
ये मानव इतिहास की सबसे ज्ञानवर्धक खोजों में से एक है। पहिए के आविष्कार की तरह। ये निश्चित तौर पर बढ़ती उम्र को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जहां हम कह सकते थे कि अब हम उम्र बढ़ने को माप सकते हैं। एपिजेनेटिक घड़ी ने बढ़ती उम्र से जुड़े रिसर्च में क्रांति ला दी। एक साधारण डीएनए सैंपल से किसी की भी बायोलॉजिकल उम्र का पता लगाया जा सकता है। हालांकि ये कुछ चौंकाने वाली चीजें भी सामने ला सकता है। मेरा नाम है मार्कस होवार्ड और मैं स्टीव का जुड़वां भाई हूँ। वो मेरा बड़ा जुड़वां भाई है। वो जन्म के हिसाब से मुझसे 5 मिनट बड़ा है। हमने कुछ साल पहले अपनी एपिजेनेटिक घड़ी को मापा और एक घड़ी के अनुसार मैं वास्तव में उससे 4 साल बड़ा था, जो शायद अच्छी खबर नहीं हो। वो तकनीकें हमारी मृत्यु तक की प्रतीक्षा न कर नाटकीय रूप से हमें उम्र बढ़ने संबंधी अनुसंधान में तेजी लाने में सक्षम बना रही हैं। अब हम जीवन की वर्तमान स्थिति और बाहरी हस्तक्षेप के कारण पूर्व सूचनाओं में आए बदलाव को माप सकते हैं। हमने उसी समस्या पर एआई लागू किया तो पाया कि अनेक एजिंग क्लॉक विकसित हो गए। शाश्वत जीवन की खोज के लिए सबसे अधिक व्यक्तिगत जैविक डेटा की जरूरत होती है। हम प्रतिदिन जिन डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनके पास इसका अंबार लगा है। बिग डेटा वर्तमान में उम्र बढ़ने के रहस्य को जानने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। पारंपरिक चिकित्सा के विपरीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरुआत में ही बीमारियों को रोकने में मदद देने वाले छिपे हुए पैटर्न का पता करने के लिए डेटा खंगाल सकता है। ये स्थिति काफी हद तक मेट्रो में चोरी जैसी दिखती है। किसी ने आपका बटुआ खींच लिया और आप नहीं जानते कि वो कौन है। ट्रेन में हर इंसान एक सा दिखता है। वो चलते हैं, वो विभिन्न पैटर्न में चलते हैं। तो आपको मेट्रो में चोर पकड़ने का सटीक एल्गोरिदम विकसित करने के लिए विश्व स्तर पर मेट्रो में हुई चोरियों के कई परिदृश्यों का निरीक्षण करने की जरूरत है और आप उन चोरों को पहचानने और मानव व्यवहार को पहले से भांप पाने के लिए एआई तकनीकें विकसित करते हैं। और मुझे लगता है कि आजकल चीन जैसे उन्नत देशों में वीडियो निगरानी तकनीकें हैं जो आपको स्वचालित रूप से चोरी की गतिविधि को पहचानने की अनुमति देती हैं। इसलिए ये उन प्रोटीनों को पहचानने के समान है जो उम्र बढ़ने के दौरान दुर्व्यवहार करते हैं और परेशानी का कारण बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम बहुत जल्दी एक बीमारी का समाधान करेंगे। हम क्रोन रोग का समाधान करने जा रहे हैं। Yeah, so what we're going to do now, we're going to solve a disease very quickly. We're going to solve the Crohn's disease. हमें बताया गया है कि एआई शुरू से ही हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए तैयार है। एक बटन के स्पर्श पर यह स्टार्टअप हजारों संभावित परिणाम दिखा सकता है और जल्दी से नई दवाओं की खोज कर सकता है। ये सभी उन ऐपों के उपयोगकर्ताओं के डेटा पर आधारित है, जैसा कि एलेक्स झावारोंकोव ने विकसित किया है। हमें हाल ही में अति अभिजात वर्ग के निवेशकों के एक समूह से $255 मिलियन प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा लगा कि हम सही तकनीक के साथ सही समय पर और सही जगह पर हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम Amazon वगैरह को देखेंगे। मैं उन लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ। फेसबुक वाले लोग, वीडियो गेम बनाने वाले लोग, नेटफ्लिक्स, वो लोग जो आपका समय चुराते हैं, वो आकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अधिक समय कैसे बनाया जाए ताकि आप इसे उनके उत्पादों पर बर्बाद कर सकें। सिलिकॉन वैली
पहले से इसमें शामिल है। 2013 में गूगल ने कैलिको नामक एक गोपनीय बायोटेक कंपनी की स्थापना की। इसका दीर्घायु संबंधी अनुसंधान असीमित संसाधनों के साथ चुपचाप किया जाता रहा है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस द्वारा समर्थित एक समूह भी एंटी एजिंग के मामले में जी जान से कूद पड़ा है। करोड़ों की धनराशि के साथ एल्टोस लैब परियोजना में शामिल होने के लिए दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों की भर्ती कर रहा है। इसमें स्टीव होरवाथ और मैनुअल सेरानो भी शामिल हैं। यहाँ तक कि एक दीर्घायु क्लिनिक भी विचाराधीन है। बड़े खिलाड़ियों के मैदान में आने के बावजूद छोटी परियोजनाओं के अवसर समाप्त नहीं हुए हैं, जैसे स्टार्टअप बायोटिन, जो उम्र बढ़ने को मापने का एक सेल्फ टेस्ट विकसित करने में लगा हुआ है। बायोटिन एक समूह है जो स्वास्थ्य की अवधि बढ़ाने और बढ़ती उम्र से हुई बीमारियों को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। हम लोग एक समूह की तरह हैं जो बढ़ती उम्र और उससे संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारियां पाने में दिलचस्पी रखते हैं। हमने जैविक उम्र से संबंधित बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। हम आपको सुलभ और सस्ते तरीके से आपकी जैविक उम्र बताते हैं। वर्तमान में बहुत से जैविक आयु परीक्षण बहुत महंगे हैं, जो कि ठीक है। मेरा मतलब ये जायज है, खासकर बायो हैकर्स और उन लोगों के लिए जो उम्र बढ़ने के विज्ञान में बहुत गहरी रुचि रखते हैं। लेकिन हम सामान्य आबादी को उनके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक सामान्य विवरण देना चाहते हैं। नीना की घड़ी को लार में मौजूद प्रोटीन के आधार पर उम्र निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। हालांकि वो 16 साल की होने के बाद ही लैब में काम कर सकती है, लेकिन उसे नवीनतम डेटा तक पहुंचने के तरीके मिल गए हैं। आप शोध पत्र की वेबसाइट पर जाते हैं, उनके पास कुछ पूरक फाइलें होती हैं जिन्हें हम डाउनलोड कर उनका डेटा देख सकते हैं। ये वास्तव में अच्छा है। कभी कभी जब प्रयोगशालाओं के साथ सीधे काम करने की बात आती है तो वे हमें व्यक्तिगत रूप से डेटा भेजते हैं और हमें बताते हैं ये वो काम है जो हमने किया है, क्योंकि ये अक्सर उनकी परियोजनाओं में भी उनकी मदद करता है। नीना जैसे लोग यकीनन एक नई परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं जिसमें आप डेटा को स्वयं प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा उपलब्ध है। मेरे लैब में ऐसा होता है, मैं एक तरफ डेटा डाउनलोड करता हूं, लेकिन मैं बहुत सारा डेटा अपलोड भी करता हूं। मैंने लाखों डॉलर की मूल्य का डेटा सार्वजनिक किया है। मुझे लगता है कि ये अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अक्षय, मुझे पता है कि हाल ही में तुमने परीक्षण को लेकर कुछ प्रगति की थी और उसके कुछ परिणाम भी दिखे थे। क्या तुम अपनी स्क्रीन साझा कर हमें दिखाना चाहोगे कि वो कैसा दिख सकता है? हाँ, मैं अभी करता हूँ, रुको। दरअसल हमने ये फैसला किया कि सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि प्रत्येक के साथ एक प्रोटीन के अनुरूप मल्टी पैनल परीक्षण हो। हम गर्भावस्था परीक्षणों में उपयोग की जाने वाली तकनीक का ही उपयोग कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ये काफी दिलचस्प है। आप सैंपल एरिया में परीक्षण वाले हिस्से पर थूकते हैं, फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं और वहाँ से आप अपने प्रोटीन लाइनों में नियंत्रण के अनुपात को ढूंढ लेते हैं। इस परीक्षण में रंग के आधार पर इन प्रोटीनों का कंसंट्रेशन क्या है, तो आप इसे स्कैन करते हैं, आपको वो जानकारी मिलती है। आप इसे हमारी वेबसाइट में दर्ज करते हैं और फिर आप अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम इसे सदस्यता आधारित बनाना चाहते हैं। आपको एक वर्ष में परीक्षण के कई मौके मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे बेहतर होगा और फिर आप भी सुधार करेंगे, तो ये सचमुच में अच्छा रहेगा। ऐसा करने की चाहत में भी गर्भधारण करना बहुत कठिन होगा मेरे लिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इसके लिए तैयार होगा। नीना के विपरीत कोस्टा रिका में एना गेल ग्लेन पहले ही अपना पेशेवर जीवन छोड़ चुकी हैं। एक सफल स्विमवेयर डिजाइनर ने 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति ले ली। तब से वो कई सामाजिक परियोजनाओं में शामिल रही हैं। ये संगठित होने के बारे में है, ये भाग लेने और सेवा करने के बारे में है। अपनी देखभाल के लिए आप जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन दूसरों की भी देखभाल करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करें। और उम्मीद है कि आप जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आपकी बुनियादी जरूरतें इतनी अच्छी तरह से पूरी हो रही हों कि आपके पास दूसरों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय हो। ये सवाल मन में बार बार उठता है कि क्या मैं खुद को बचा पाती हूँ या क्या मैं अपने समुदाय को बचाती हूँ। और सच में अगर आपका समुदाय नहीं बचता तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी। कुछ सालों पहले कानूनी ब्लू जोन इलाके में रहने वाले बुजुर्ग या 100 साल की उम्र वाले लोगों की रक्षा के लिए एक कानून पारित किया गया था कोस्टा रिका में। तो ये नया है।
निकोया 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की बढ़ती संख्या से निपटने की तैयारी कर रहा है। एक निजी पहल इलाके में पहला नर्सिंग होम खोलने के लिए फंड जमा करने के प्रयास में लगा है। दीर्घायु संबंधी रिसर्च में तेज प्रगति की वजह से मौजूदा सामाजिक ढांचे पर दोबारा विचार किया जा रहा है। अगर हमारी उम्र लगातार बढ़ती रहेगी तो हमारा जीवन कैसा होगा? 100 साल के लोगों ने अपना योगदान दे दिया है। अब उनकी देखभाल करने की बारी किसी और की है। गुड मॉर्निंग डॉन निकोलास। गुड मॉर्निंग। जब हम किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं, आप हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मैं 103 वर्ष का होने जा रहा हूँ। कमाल है, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको कुछ मदद की जरूरत होती ही है। आप किस्मत वाले हैं कि अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं जो आपकी देखभाल कर रही है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास न कोई सहारा है न कोई परिवार। हाँ, इतना लंबा जीवन जीकर मुझे खुशी हो रही है। मेरे दोस्त और मेरा परिवार यहाँ हैं। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। जैसे जैसे समय बीता, यहाँ रहकर और इस ब्लू जोन में रहने वाले लोगों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वे आपस में कितने जुड़े हुए हैं। ये सामाजिक ताना बाना बहुत महत्वपूर्ण है। वे समाज से कटते नहीं। आज हम जानते हैं कि एक मजबूत समुदाय का हिस्सा होना जिंदगी बढ़ाने वाला होता है। यही बूढ़े होने का तरीका है। डीएनए से छेड़छाड़ करने वाली दवाइयां और टीके लिए बिना। दरअसल मेरी निजी राय में मैं ब्लू जोन पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। हमें उम्र बढ़ने की समस्या यहीं और अभी ठीक करने की जरूरत है। हम क्रमिक विकास के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें खुद क्रमिक विकास को गति देने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें विकसित होने की जरूरत है और इंसान के रूप में बदलने की भी। प्रकृति की कोई योजना नहीं है। प्रकृति बेतरतीब है, लेकिन ये काम करती है। प्रकृति ने पिछले 4.5 अरब वर्षों में इस ग्रह पर जीवन का निर्माण किया है और इसने चीजों को आश्चर्यजनक रूप से सुधारा और बेहतर बनाया है। इसलिए आपको प्रकृति माँ के साथ खिलवाड़ करने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सौ से अधिक आयु के वृद्धों के बारे में दिलचस्प ये है कि उनका इम्यून सिस्टम हम जैसों की तुलना में काफी बेहतर है, जो इस बात का संकेत है कि लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आपको एक अच्छे इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है। स्टीव होरवाथ उन वैज्ञानिकों में से एक हैं जो अमेज़न के बॉस जेफ बेजोस की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन वो उस नए काम को शुरू करने से पहले एक और भरोसेमंद परियोजना पर ध्यान लगा रहे हैं। ये तथाकथित ट्रिम परीक्षण है जिसे उनके सहयोगी ग्रेग फेही ने इम्यून सिस्टम की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उल्टा करने के लिए बनाया है। इस क्षेत्र में शायद ही किसी अन्य शोध ने हाल के दिनों में इतनी दिलचस्पी पैदा की है। इम्यून सेल्स का प्रवाह हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इन जरूरी कोशिकाओं की तादाद सीमित है। हमारे शरीर की थाइमस ग्रंथि टी सेल्स बनाती है, जो अपने को ढाल लेने वाले इम्यून सिस्टम के हीरो हैं। हालांकि एक बार जब हम जवानी तक पहुंच जाते हैं तो थाइमस सिकुड़ने लगता है, फैट वाले टिश्यू इसकी जगह लेते हैं और आखिरकार टी सेल्स बनाना बंद कर देते हैं। एक बार जब हम उनका पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा शरीर रोगाणुओं और उम्र से जुड़े कैंसर, लकवा और डिमेंशिया जैसे रोगों का मुकाबला करने में कमजोर हो जाता है।
जब मैंने देखा कि थाइमस को फिर से बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल हो सकता है और जवानी के मुकाबले 20% क्षमता पर काम कर रहे इम्यून सिस्टम को दोबारा 100% की क्षमता पर लाया जा सकता है, तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना होगा। लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैंने खुद पर परीक्षण किया और अपना थाइमस फिर से बढ़ा लिया। उन्होंने एक वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किया जिसमें एक शख्स का जिक्र था, खुद उनका। 2016 में परीक्षण दोहराया गया। इस बार कुल 9 आदमियों ने अपना थाइमस पुराने स्तर पर पहुंचाया। फेही को अंदेशा था कि उपचार पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन वो इसे साबित कैसे करते? ये मेरे पास आए और कहा, एक शोध का विश्लेषण करने में मेरी मदद करेंगे। जिस पल उन्होंने थाइमस पुनर्जीवन शब्द कहा, मैंने तुरंत हाँ कर दी। स्टीव होरवाथ ने प्रक्रिया से पहले और बाद में परीक्षण के लिए आए लोगों के खून के नमूनों की तुलना की और वो भी हमारी ही तरह परिणामों को लेकर उत्साहित थे। अगर इनकी पुष्टि हो जाती है तो सनसनी मच जाएगी। इसका मूल मकसद थाइमस की चर्बी से छुटकारा पाना था। इस प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट भी था, अप्रत्याशित साइड इफेक्ट। इसने वास्तव में मिथाइलेशन और एपिजेनेटिक घड़ी को फिर से नया कर दिया। 1 साल के इलाज के बाद सभी 9 लोगों की एपिजेनेटिक घड़ियां लगभग 18 महीने पीछे हो गईं। इसका मतलब कि उन्होंने यकीनन अपनी जैविक उम्र को 2.5 साल कम कर लिया था। हमें परीक्षण में शामिल कुछ लोगों से रिपोर्ट मिलने लगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग पहले की तुलना में तेजी से काम कर रहा है। ये परीक्षण खत्म होने से पहले ही एक आदमी ने मुझसे कहा, आपको पता है, मेरी पत्नी मुझसे कह रही है कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं और फिर से काले हो गए हैं। और मैंने कहा, सच? ये तो दिलचस्प है, चलो देखते हैं। और हमने उसके बालों को देखा और वाकई फर्क जबरदस्त था। जगह जगह पर उसके बाल काले हो रहे थे। मेरा कहना है कि हम सभी इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हम बहुत संयमी और गंभीर वैज्ञानिक हैं और इसलिए हमें हमेशा ऐसा लगा कि हमें इसकी पुष्टि करने वाले एक और रिसर्च की सख्त जरूरत है। और इसी वजह से मैंने ग्रेग के साथ काम करना जारी रखा है। इसलिए मैं इस शोध का भागीदार बना। और ज्यादा लोगों के परीक्षण नमूनों के साथ तीसरे शोध का मकसद मूल परिणामों की पुष्टि करना है। अगर सफल हुए तो थाइमस रीजेनरेशन इंसान के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पहला एंटी एजिंग उपचार हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों को और डेटा चाहिए। स्टीव होरवाथ और उनके भाई ने स्वेच्छा से परीक्षण में हिस्सा लिया है। जुड़वा होने के नाते वे आदर्श उम्मीदवार हैं। स्टीव को नवजीवन उपचार मिलेगा और मार्कस को कंट्रोल समूह में शामिल किया जाएगा। अब हम आपके आधारभूत परीक्षण के लिए तैयार हैं और ये परीक्षण आप ट्रिम एक्स परीक्षण में शामिल होने से पहले करते हैं और फिर हम 12 महीने के इलाज के बाद आपका आंकलन करेंगे और देखेंगे कि आप उस वक्त कैसे हैं। पहला चरण एक फंक्शनल टेस्ट है जहां आप 30 सेकंड के भीतर जितनी बार हो सके उतनी बार खड़े होते हैं और बैठते हैं। उसने पूरी जिंदगी मुझसे बेहतर प्रदर्शन किया है। हम छोटे थे तब से। हो सकता है कि ट्रिम उपचार के 12 महीनों के बाद आप उनका मुकाबला करने में सक्षम हों। ठीक है, और मैं उल्टी गिनती शुरू करूंगा। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। ठीक है, बस। अब जब आपका खून तेजी से चल रहा है तो हम आपकी एपिजेनेटिक घड़ी को देखेंगे। ताज़ा थाइमस शोध में विभिन्न आयु के 80 महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। इस इलाज का आविष्कार करने वाले भी खुद को फिर से जवान बनाने की उम्मीद कर रहे हैं।
मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। मैं 71 साल का हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी होगी। ये किसी को नहीं पता। मुझे उम्मीद है सामान्य से ज्यादा लंबी होगी। इस समय मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। उपचार का मुख्य घटक ग्रोथ हार्मोन है। कुछ गलत प्रभावों का मुकाबला करने के लिए स्टेरॉयड हार्मोन DHEA और डायबिटीज की दवा मेटमॉर्फिन भी मिलाई जाती है। मैं बायोटेक्नोलॉजी के इस भविष्य और हमारे शरीर की संरचना को बदलने के बारे में सोचती हूँ तो मुझे चिंता होती है। मेरा सपना है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में दखल हो। अगर हम भाग्यशाली हुए तो 5-10 साल में जब लोग अपने वार्षिक चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे, आप जानते हैं कि आप बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, आप ये दवा क्यों नहीं लेते? यही सपना है। इसलिए अब हम टूल किट और ज़रूरी तकनीक बना रहे हैं जिन्हें एक साथ लाने की ज़रूरत है, और हमें एक बड़ी सफलता पाने के लिए कई और तकनीकों की ज़रूरत है। सभी को दीर्घायु बनाने की बात करें तो मुझे लगता है कि हम उससे 25 वर्ष दूर हैं। इस एंटी एजिंग दवा का निर्माण उन मसलों को उभारता है जो हमारी प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव के लिए खतरा पैदा करने वाले लगते हैं। जैसे अगर हम बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं तो ये धरती कैसी दिखेगी? क्या अधिक आबादी हमारे इकोसिस्टम और सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देगी? प्रकृति और मानव सभ्यता के साथ लंबी उम्र का तालमेल कैसे होगा? हमारी जीवन शैली महंगी है। ये संसाधन खपाती है, जरूरत से ज्यादा आबादी पैदा करती है। ये सच है। जब हमारा जीवन छोटा था तो जीवन की इतनी कीमत नहीं थी, और साथ ही हमें प्रकृति या किसी भी चीज की इतनी परवाह भी नहीं थी। तो शायद लंबे समय तक जीते रहना बुरा भी नहीं है, क्योंकि तब हम अपने ग्रह, अपने पर्यावरण और इस ग्रह के बाकी प्राणियों के जीवन की अधिक परवाह करेंगे।